नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज अपन इकोनॉमिक्स की तीसरी क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये क्लासेस आपको मिलेगी यूट्यूब चैनल लर्न विद अजेंद्र में। और अब तक अपन ने इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है और पहले चैप्टर में अपन ने जो भी अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो भी सिंपल टर्म्स थी उन सिंपल टर्म्स के बारे में अपन ने देख लिया। मैं एक बार वन शॉट अगर आपको बताना चाहूँ तो सबसे पहले अपन ने देखा था अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था के बारे में देखा, अर्थव्यवस्था के प्रकार देखे, उसके बाद में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखे, अर्थव्यवस्थाओं का मापन देखा और मापन के बाद में अपन ने एलपीजी सुधार देखे। ये लगभग 5 टॉपिक अपन ने क्या किए थे उसमें पूरे किए थे। इसके अलावा भी जो भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में जो भी भारत है उस भारत में कितना क्या कंट्रीब्यूशन है उस चीज़ को भी अपन ने देखा था और मापन देखा था। तो होपफुली आपने इन सभी चीज़ों को क्या किया है, देख लिया होगा और ये चीज़ें आपको याद होगी। आज अपन नया चैप्टर शुरू करते हैं और वो चैप्टर है कौन सा, इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बेसिक बातें अपन जान लेते हैं कि साहब अर्थशास्त्र होती क्या है, अर्थशास्त्र के प्रकार कौन कौन से हैं, अर्थशास्त्र की समस्याएं कौन कौन सी है, अर्थशास्त्र का जो भी जनक है वो किसे कहा जाता है, या फिर मांग का नियम क्या होता है, आपूर्ति का नियम क्या होता है और मांग की लोच क्या होती है। तो ये 5-6 टॉपिक हैं, उनको अपन स्टार्टिंग में कहाँ पे देखेंगे, इस अर्थशास्त्र वाले इस चैप्टर में देखेंगे। अब अपन शुरू कर देते हैं इस चैप्टर को। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, जैसे एक बायोलॉजी सब्जेक्ट है, फिजिक्स सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, साइंस का सब्जेक्ट है, वैसे ही ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है कौन सा, अर्थशास्त्र। कि साहब अर्थशास्त्र क्या होता है। तो अर्थशास्त्र सिंपल लैंग्वेज में बात किया जाए तो क्या कि साहब किसी भी क्षेत्र में वस्तु या सेवाओं के उत्पादन, वितरण और मूल्य से संबंधित जो भी अध्ययन किया जाता है वो अध्ययन क्या कहलाता है, वो अर्थशास्त्र कहलाती है। सिंपल आप कह सकते हो, एक तो जो डेफिनेशन वो की जा सकती है कि क्षेत्र में वस्तु या सेवाओं के उत्पादन, वितरण और मूल्य से संबंधित अध्ययन के विषय को क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र कहा जाता है। इकोनॉमिक्स क्या है, द स्टडी ऑफ द गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यस, कि साहब की जो स्टडी है वो किसकी स्टडी की जाए कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसके प्रोडक्शन की स्टडी की जाए। अब इसमें किस चीज़ की स्टडी की जाए गुड्स एंड सर्विसेज में, उसके प्रोडक्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन की और उसके प्राइस डिसाइडिंग फैक्टर्स की स्टडी की जाए। एक तो ये डेफिनेशन दी जाती है किसकी, अर्थशास्त्र की सिंपल सी डेफिनेशन दी जाती है। दूसरी जो अर्थशास्त्र की डेफिनेशन दी जाती है वो किस हिसाब से दी जाती है कि साहब अर्थशास्त्र एक प्रक्रिया है। अर्थशास्त्र क्या है, एक प्रक्रिया है। कैसे प्रक्रिया है कि साहब हमारे पास में जो संसाधन है वो कैसे हैं, सीमित संसाधन है। संसाधन कैसे हैं, सीमित संसाधन है, लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास में अवेलेबल है, सीमित संसाधन है। अब इन सीमित संसाधनों का क्या किया जाए, आवंटन करना है साहब हमारे को। इन सीमित संसाधनों को हमें क्या करना है, आवंटन करना है। आवंटन किसको करना है, लोगों को करना है साहब। लोगों को क्यों करना है, क्योंकि लोगों की क्या रहती है, इन लिमिटेड रिसोर्सेज से कुछ क्या रहती है, वांट्स रहती है कि साहब उनसे क्या रहती है, कुछ ज़रूरतें रहती है। तो इनकी असीमित मांग को पूरा करने के लिए, मांग को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, इनका आवंटन किया जाता है। लोगों की असीमित मांग को पूरा करने हेतु, या फिर अर्थशास्त्र एक प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है, सीमित संसाधनों का आवंटन इस प्रकार से किया जाता है जिससे क्या हो, लोगों की असीमित मांग को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। यस और नो, कि जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका अलोकेशन इस प्रकार से, इस मैनर में किया जाए ताकि क्या हो कि जो भी अनलिमिटेड वांट्स एंड डिमांड्स है लोगों की, उनको क्या किया जा सके, फुलफिल किया जा सके। ये क्या है, एक डेफिनेशन आप ये भी दे सकते हो। अब इसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में क्या है, 5,000 रुपये आपको
मिल रहे हैं। अब 5,000 रुपये आपके पास में कैसा है, लिमिटेड अमाउंट है। अब इस लिमिटेड अमाउंट से आप क्या करोगे, अपने जो भी इनका अलोकेशन इस प्रकार से करोगे कि आपके महीने की जो भी ज़रूरतें वो ज़रूरतें क्या हो जाए, पूरी हो जाए। जैसे कि साहब आपको ये रेंट भी देना है, आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी देने, लाइब्रेरी की फ़ीस भी देनी है, और अदर जो भी मोबाइल का एक्सपेंसेस है वो भी देना है। इसके अलावा और अन्य जो भी अदर एक्सपेंसेस है वो भी पूरे करने। तो इनको एक इस प्रकार से अलोकेट किया जाए ताकि क्या हो सके, आपकी जो भी मंथली जो भी डिमांड्स है और जो भी वांट्स है वो क्या हो सके, पूरी हो सके। यस और नो, ये अपने आप में ये प्रोसीजर ही क्या कहलाते हैं, ये अर्थशास्त्र कहलाता है। सिंपल अपन ने दो चीज़ें देखी, इसको अगर इन शॉर्ट में देखना चाहे कि वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और मूल्य का जो अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है, अर्थशास्त्र में किया जाता है। इसके अलावा अगर सेकंड बात देखी जाए तो अर्थशास्त्र अपने आप में क्या है, एक प्रोसीजर भी है। किस चीज़ का प्रोसीजर है कि साहब जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है, इन लिमिटेड रिसोर्सेज को अलोकेट करने का एक प्रोसीजर भी है। अब ये रिसोर्सेज हैं, किसको अलोकेट किए जा रहे हैं, ये लोगों को अलोकेट किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं, क्योंकि इन रिसोर्सेज से इन लोगों की कुछ वांट्स एंड डिमांड्स हैं, उनको पूरा करने के लिए क्या किया जा रहा है, ये इनका आवंटन किया जा रहा है। यस और नो, ये अपन ने देखा है अर्थशास्त्र के बारे में। आगे देख लेते हैं इस चीज को। अर्थशास्त्र में अगर अपन आगे देखें तो साहब ये एक सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट को 1933 में एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्या कर दिया, दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया। तो अर्थशास्त्र, इस अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांट दिया गया, दो भागों में। कौन कौन सा, व्यष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र, और एक है कौन सा, समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको दो शब्द, ये माइक्रो और मैक्रो नाम देने वाला आदमी कौन था, रैगनार फ्रिश। कभी पूछ लिया जाए कि साहब जो भी समष्टि अर्थशास्त्र नाम देने वाला है या फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र नाम देने वाला जो भी अर्थशास्त्री था वो कौन था, रैगनार फ्रिश। 1933 में क्या कर दिया था इन्होंने, इस सब्जेक्ट को अलग कर दिया था। मैं इसको थोड़ा सा फेर लिख देता हूँ। रैगनार फ्रिश। अब बात कर लेते हैं कि सब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। सबसे पहले आप एक चीज़ देखें, माइक्रो में अपन अगर बात करें तो यहाँ पर क्या किया जाता है, व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है। इंडिविजुअल स्टडी पे क्या दिया जाता है, जोर दिया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन पे बल दिया जाता है। यहाँ पर किस चीज़ पे बल दिया जाता है, सामूहिक अध्ययन, कलेक्टिव सामूहिक अध्ययन पे क्या किया जाता है, सामूहिक अध्ययन पे क्या किया जाता है, बल दिया जाता है। यहां पर व्यक्तिगत मांग और आपूर्ति का अध्ययन होता है और यहां पर सामूहिक मांग और आपूर्ति का अध्ययन होता है। इस बात से क्या मतलब है, इस बात से मतलब ये है कि सब यहाँ पर अगर अपन देखा जाए कि जो भी अगर मैं इसको एज ए एग्जांपल लूँ तो जैसे
ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम में क्या कहें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। अगर इंडिविजुअल पर्सन की अगर ये पूछा जाए कि आपकी डिमांड क्या है और उस अकॉर्डिंग सप्लाई की जाए, अगर व्यक्तिगत रूप से जैसे राम से पूछा, श्याम से पूछा, सुरेश से पूछा या फिर और किसी, तो अगर व्यक्तिगत रूप से जाके पूछा जाए और उस चीज़ का अध्ययन किया जाए तो वो आता है किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और अगर इस पूरी क्लास का एक साथ क्या कर लिया जाए, इनकी डिमांड और सप्लाई की स्टडी की जाए तो वो आती है किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। यहाँ पर इंडिविजुअल स्टडी पे बात की जाती है और यहाँ पर कलेक्टिव स्टडी पे बात की जाती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसमें सामान्यतः जो स्टडी की जाती है, जो या इसका मेजर की डिटर्मिनेंट होता है, वो डिटर्मिनेंट होता है क्या, मूल्य। जो सर्वाधिक जो भी मेनली जिस चीज़ पे फोकस किया जाता है वो किस पे फोकस किया जाता है, प्राइस पे फोकस किया जाता है, इसकी स्टडी पे बल दिया जाता है। यहाँ पर किस पे फोकस किया जाता है, मुख्य निर्धारक इसका क्या होता है, इसका मुख्य निर्धारक होता है क्या, इनकम, आय। यहाँ आपका इसका मुख्य निर्धारक क्या होता है, आय। यहाँ पर व्यक्तिगत अध्ययनों पे होता है, इंडिविजुअल स्टडी पे, ये इसमें कैसे कलेक्टिव स्टडी की जाती है, ये इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई की स्टडी होती है और ये कलेक्टिव डिमांड एंड सप्लाई की स्टडी होती है। यहाँ पर इसका जो भी मेजर डिटर्मिनेंट है, जो की डिटर्मिनेंट है वो क्या है, प्राइस। और यहाँ पर इसका की डिटर्मिनेंट है वो क्या है, इनकम एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का स्तर। रोजगार स्तर भी इसका क्या होता है, मुख्य निर्धारक होता है। अब अपन इससे आगे बात करें तो एक पॉइंट मैं यहीं पे लिख देता हूं, इसका जनक, इसका जनक है कौन, एडम स्मिथ। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो फादर है वो किसे बोला जाता है, एडम स्मिथ को बोला जाता है। और यहां पर इसका जो फादर है वो कौन है, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वो है कौन, J.M. कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स को क्या कहा जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो ये कुछ एक फैक्ट है। इसके इनकी बुक थी थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और जो इनकी बुक थी वो बुक कौन सी थी, वो बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये चार फैक्ट्स पॉइंट्स हो गए, ये इनकी बुक थी, पुस्तक थी। कभी ये पूछ लिया जाए थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये किसकी थी, जेम कीन्स की थी। और कभी ये पूछ लिया जाए कि वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक थी वो किसकी थी, एडम स्मिथ की थी। ये अपन ने देखा कि इनके बारे में कि सब ये अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र को बांटने वाला ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अर्थशास्त्र को दो अलग अलग भागों में बांटने वाला आदमी कौन था, रैग्नार फिश। कौन कौन से भाग अलग अलग थे, एक तो था माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक था कौन सा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और एक था कौन सा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल स्टडी की जाती है और यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई की स्टडी की जाती है और इसका जो मेजर डिटर्मिनेंट है वो क्या है, प्राइस है। इसके अलावा इसके जो फादर है वो कौन है, एडम स्मिथ है। इनकी एडम स्मिथ की जो बुक थी वो बुक कौन सी है, वेल्थ ऑफ नेशन। ऐसे अगर अपन बात करें इसमें किसको फादर माना जाता है, जेम कीन्स को। और इनके लिए जो भी बुक थी वो बुक कौन सी थी, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये अपन ने देखा है किसके बारे में, इस अर्थशास्त्र के बारे में कुछ बेसिक छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। अब अपन बात कर लेते हैं कुछ इससे आगे की। आगे अपन स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा एक जनरल फैक्ट वो कई बार पूछ लिया जाता है, अर्थशास्त्र की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की समस्याएं कि साहब अर्थशास्त्र की समस्याएं क्या क्या है। तो अर्थशास्त्र के देखो अगर समस्याएं हैं तो तीन अर्थशास्त्र की मुख्य समस्याएं हैं। कौन कौन सी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस,
प्रोड्यूस फॉर वूम, क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये तीन समस्या है। अब इसमें व्हाट टू प्रोड्यूस का में ये है कि साहब हम हमारे पास में जो भी सीमित संसाधन है, इन सीमित संसाधनों से हम उत्पादन क्या करें कि साहब हमारे लिए यहाँ पर कि हम उत्पादन की जो भी प्राथमिक क्षेत्र है उसमें फसलों का उत्पादन करें, या फिर किसी उद्योग धंधों के द्वारा किसी और चीज़ का उत्पादन करें, या फिर किसी सेवाओं का उत्पादन करें। तो ये चीज़ हमारे पास में पहली समस्या होती है अर्थशास्त्र में। दूसरी समस्या होती है क्या कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए। कैसे उत्पादन करने का मतलब क्या है कि साहब हम लेबर के द्वारा प्रोडक्शन करवाया जाए, या फिर इसके अलावा हम मशीनरी यूज में ली जाए कि साहब कोई भी काम है, फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हम लेबर से काम करवाए या फिर किससे काम करवाए, मशीनरी से काम करवाए। इसके अलावा प्रोड्यूस फॉर वूम कि साहब ये जो उत्पादन है वो उत्पादन किसके लिए किया जाए, कि उत्पादन की जो भी एक तो है कौन, गरीब लोग, कमजोर वर्ग, और एक कौन है जो भी अमीर लोग हैं। तो ये उत्पादन किया जा रहा है, गरीबों के लिए उत्पादन किया जाए या फिर अमीरों के लिए उत्पादन किया जाए, इन्हें बोला जाता है प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमिक्स। ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो सिंपल सा यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि बताओ निम्न में से कौन सी अर्थशास्त्र की समस्या नहीं है, तो 3 दे देगा और चौथी होगी वो क्या होगी, इसका पार्ट नहीं होगी। ये पढ़ने देखा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस फॉर वूम। सिंपल, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, यह पढ़ने इसमें देखा है अर्थशास्त्र की इन समस्याओं में। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे ताकि एक टॉपिक अपन और कर ले। अब अपन पढ़ते हैं मांग, डिमांड। अपन देखते हैं क्या मांग या फिर डिमांड। सबसे पहले तो अपने ये पता होना चाहिए कि साहब ये जो डिमांड है वो डिमांड होती क्या है, या किस प्रकार से एक डिमांड है वो जनरेट की जाती है। तो डिमांड जनरेट आप कैसे कह सकते हो कि हाँ साहब इस मांग की ये हुई है, मांग उत्पादन, मांग क्या हुई है, बढ़ी है या फिर मांग घटी है। तो मांग क्रिएट करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपकी क्या होनी चाहिए, इच्छा, डिज़ायर, इच्छा कि साहब आपको मांग क्रिएट करनी है किसकी, मोबाइल की मांग क्रिएट करनी है बाजार में। अब मोबाइल की मांग क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए आपके पास में, इच्छा होनी चाहिए मोबाइल को खरीदने की। साहब की हाँ मेरी इच्छा है, मैं क्या चाहता हूँ कि ये मोबाइल खरीद लूँ। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, डिज़ायर होना चाहिए। डिज़ायर के बाद में जो दूसरी चीज़ है वो क्या होनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, वहनीय क्षमता होनी चाहिए कि साहब आप क्या कर सको उस डिज़ायर को, उसका जो भी अमाउंट है उस अमाउंट को क्या कर सको, आप वहन कर सको। तो सब दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, वहनीयता, वहनीयता, या फिर आप इसको बोल सकते हैं अफोर्डेबिलिटी। डिज़ायर एंड अफोर्डेबिलिटी, ये दो चीज़ें होनी चाहिए। और इसके अलावा और भी चीज़ें आती है कि उसी टाइम से रिलेटेड होनी चाहिए, इसका कोई ना कोई यूटिलिटी वैल्यू होनी चाहिए। तो उस पर ना जाके अपनी इसको यहीं तक सीमित रखते हैं। एक तो क्या होनी चाहिए, डिज़ायर होनी चाहिए, डिज़ायर के बाद में अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि डिमांड उसी टाइम के लिए डिमांड होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि डिमांड में तो 10 साल बाद में या 5 साल बाद में डिमांड जनरेट करूँगा कि साहब मेरी डिज़ायर भी है, मेरी वहनीयता भी है, लेकिन मैं इस समय ना करके 5 साल बाद में करूँगा, तो वो भी एट अ प्रेजेंट टाइम में डिमांड जनरेट नहीं करेगी। और उस डिमांड के बाद में भी क्या होनी चाहिए, आपको एक सेटिस्फिकेशन लेवल, यूटिलिटी भी होनी चाहिए, यस और नो। तो ये फैक्टर्स मिलके क्या करते हैं, टाइम, समय, ये चीज़ें मिलके किस चीज़ को जनरेट करते हैं, मार्केट में डिमांड को जनरेट करते हैं। मार्केट में डिमांड को जनरेट करने के लिए यूजुअली कितने फैक्टर्स होने चाहिए, सबसे पहला होनी चाहिए डिज़ायर होनी चाहिए, उसको वहन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, तीसरा उसी टाइम पे होनी चाहिए, एट द प्रेजेंट टाइम पे होनी चाहिए। इसके अलावा चौथा अगर आप पॉइंट याद रखना चाहो तो वो क्या है, यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता भी होनी चाहिए, यस और नो। ये चीज़ें मिल जाती है तो वो क्या कहलाती है, वो डिमांड को जनरेट करती है या फिर डिमांड कहलाती है। मतलब ये चीज़ें अगर जब भी कंबाइन हो जाएगी तो वो मार्केट में जाके किस चीज़ को जनरेट कर देगी, एक डिमांड को जनरेट कर देगी, यस और नो। ये अपन ने सिंपल देखा है क्या, डिमांड, डिज़ायर, अफोर्डेबिलिटी एंड एट प्रेजेंट टाइम, एट द टाइम, एट द टाइम।
एट दी टाइम। ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं। ये अपन ने देख लिया क्या, डिमांड। अब डिमांड, अब एक तो हो गई डिमांड, और एक होती है इस डिमांड के बदले में, ये डिमांड होती है किसकी तरफ से, ये हमेशा होती है उपभोक्ता की तरफ से। जो कंज्यूमर होता है उसकी तरफ से हमेशा क्या की जाती है, डिमांड की जाती है। और जो सप्लाई होती है वो किसकी तरफ से की जाती है, जो उत्पादन करता है, जो भी प्रोड्यूसर होता है उस प्रोड्यूसर की तरफ से क्या की जाती है, सप्लाई की जाती है। अब इसमें कितने केस बनते हैं, 3 केस बनते हैं। कौन कौन से केस, या तो जो भी मांग होगी, मांग ज्यादा होगी, किससे ज्यादा होगी, जो भी आपूर्ति है उससे। यस और नो भाई, आपने डिमांड जनरेट की, आपने डिमांड जनरेट की, तो हो सकता है कि आपने जितनी डिमांड जनरेट की उससे कम मार्केट में क्या है, सप्लाई हो। दूसरी सिचुएशन क्या बन सकती है कि साहब जितनी मांग है उतनी क्या है, आपूर्ति है। तीसरी सिचुएशन क्या बन सकती है कि जो मांग है वो तो कम है और साहब आपूर्ति क्या है, ज़्यादा है। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, 3 सिचुएशन बनी, मांग और आपूर्ति को लेकर अपन कितनी सिचुएशन देख रहे हैं, 3 सिचुएशन देख रहे हैं। एक तो हो सकता है क्या कि साहब मांग ज़्यादा हो, आपूर्ति कम हो। दूसरी सिचुएशन है कि साहब दोनों बराबर हो। और तीसरी सिचुएशन क्या है कि साहब मांग क्या है, कम है और आपूर्ति ज़्यादा है। जब ये सिचुएशन मार्केट में होती है कि किसी भी चीज़ की मांग ज़्यादा होती है और आपूर्ति कम होती है, तो आप हमेशा देखते हो बाजार में क्या रहती है, महंगाई रहती है, मुद्रास्फीति रहती है। बाजार में क्या रहती है, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन रहती है, या फिर आप इसे बोल सकते हो क्या, महंगाई रहती है। इन्फ्लेशन रहती है या फिर महंगाई रहती है, मुद्रास्फीति रहती है। ये कैसे रहती है, जैसे आप क्या कर रहे हो, मार्केट में गए और आपको क्या लेना है, एक कैमरा लेना है। अब आपको कैमरा लेना है और कैमरे की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और जो कंपनी है, जो भी निर्माता कंपनी है, वो उसकी उतनी सप्लाई नहीं कर पा रही है। तो वो कंपनी क्या करेगी, उस प्रोडक्ट की जो भी प्राइस है उसको धीरे धीरे क्या कर देगी, बढ़ा देगी। अब प्राइस बढ़ाएगी तो बाजार में क्या आ जाएगी, उसकी कीमतों में एक बढ़ोतरी होगी, जिससे बाजार में क्या देखने को मिलेगी, महंगाई देखने को मिलेगी। क्यों मिली ये महंगाई, क्योंकि मांग ज्यादा है, किससे, आपूर्ति से ज्यादा है। दूसरी चीज क्या है, जब मांग और आपूर्ति बराबर हो तो बाजार में क्या रहता है, एक बैलेंस रहता है कि साहब जितनी मांग है उतनी सप्लाई हो रही है, तो चीजें क्या चल रही है, बैलेंस में चल रही है। जो भी अगली चीज है तीसरी, वो क्या है, अगर मान लीजिए सिचुएशन इससे क्या हो जाए, उल्टी हो जाए, कि लोगों में क्या है, लोगों में जो भी मांग है, लोगों की तरफ से मांग तो की जा रही है कम, और जो भी प्रोडक्ट है, जो भी प्रोड्यूसर है, उस प्रोडक्ट की क्या कर रहा है, मार्केट में सप्लाई भी बहुत ज़्यादा कर रहा है। वैसी सिचुएशन में मार्केट में क्या बनती है, ऐसी सिचुएशन में मार्केट में बनती है क्या, मंदी। मंदी, या फिर इसे बोलते हैं अस्फीति। मंदी, या फिर उसे बोलते हैं क्या, अस्फीति। मंदी या अस्फीति का मतलब क्या होता है कि साहब जो खरीदने वाले लोग हैं वो तो बहुत कम है, और जो निर्माता है उस निर्माता ने उस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा क्या कर रखा है, उत्पादन कर रखा है, और लोग उतने खरीद नहीं रहे। उतने लोग नहीं खरीद रहे तो निर्माता क्या करेगा, अपने उस उत्पाद की कीमतों को क्या करेगा, कम करेगा। कीमतों को कम करेगा तो बाजार में क्या आ जाएगी, मंदी आ जाएगी। बात अगर जनरली ये पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए हेल्दी सिचुएशन कौन सी रहती है, कि मांग ज़्यादा हो और आपूर्ति कम हो, या फिर ये वाली सिचुएशन, तो होप आप इसमें से आंसर टिक करेंगे वो कौन सा, ये कि हमेशा बाजार में क्या रहनी चाहिए, महंगाई रहनी चाहिए। लेकिन महंगाई भी ऐसा नहीं होनी चाहिए कि महंगाई बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। एक निश्चित स्तर तक बाजार में क्या रहनी चाहिए, महंगाई रहनी चाहिए। एक टारगेटेड इन्फ्लेशन रहनी चाहिए। टारगेटेड इन्फ्लेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट क्या करती है, हर एक देश में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि साहब हमारे इस बार क्या रहनी चाहिए, इतनी महंगाई रहनी चाहिए। जैसे भारत में जो भी टारगेटेड इन्फ्लेशन है वो कितनी है, 4 ± 2, मतलब भारत में जो भी अधिकतम महंगाई है वो कितनी होगी, 6%, और न्यूनतम महंगाई कितनी रहेगी, 2%। इसके बीच में महंगाई रहनी चाहिए। अगर इससे ऊपर भी जाती है, 6% से ज़्यादा भी जाती है, तो वो महंगाई भी क्या रहती है, उस देश के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। क्योंकि महंगाई फिर और महंगाई को बढ़ाती रहती है, और धीरे धीरे ये महंगाई किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, और गैलोपिंग इन्फ्लेशन फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है, हाइपर इन्फ्लेशन में, उच्च मुद्रास्फीति में कन्वर्ट हो जाती है। तो बाजार में महंगाई तो होनी चाहिए, लेकिन एक निश्चित स्तर तक महंगाई होनी चाहिए। और अगर मान लो ये सिचुएशन है तो मंदी कैसे आती है,
मंदी ऐसी आती है कि साहब कोई भी उत्पादन करता है, वो उत्पादन करता क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को बाजार में सप्लाई कर रहा है, खरीदने वाले लोग नहीं है, खरीदने वाले लोग नहीं है मतलब उसका जो भी प्रोडक्ट है वो बाजार में बिक नहीं रहा है, बाजार में वो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो वो क्या करेगा, उसे कम कीमतों में बेचेगा, कीमतें कम होगी तो जो उत्पादन करता है उसको क्या होगा, घाटा होगा। उत्पादनकर्ता को अगर घाटा होगा तो वो क्या करेगा, उस कंपनी में जितने भी लोग जो काम कर रहे हैं उन लोगों को क्या करेगा, वो कंपनी से बाहर करेगा। वो लोग जो क्या कर रहे थे, कंपनी में काम कर रहे थे, वो लोग जैसे बाजार में उस कंपनी से बाहर होंगे तो उनके द्वारा जो भी मांग जनरेट की जा रही थी, जब उनको सैलरी मिल रही थी, वो मांग क्या हो जाएगी, धीरे धीरे समय के साथ में कम हो जाएगी। मतलब एक सेक्टर से जो भी मंदी निकली है ना, ये धीरे धीरे बहुत सारे सेक्टर्स में क्या हो जाएगी, फैलती चली जाएगी और ये पूरा का पूरी जो भी अर्थव्यवस्था है वो किसकी चपेट में आ जाएगी, मंदी की चपेट में आ जाएगी। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। 3 केस अपने देखे हैं, कौन कौन सा, मांग और आपूर्ति, जब मांग ज़्यादा हो आपूर्ति कम हो, मांग और आपूर्ति बराबर हो और मांग क्या हो, कम हो और आपूर्ति ज़्यादा हो। ये चीज़ आपने इसमें समझ ली होगी। नेक्स्ट इस वीडियो को अपन इतना ही रखते हैं क्योंकि ये अपन ने डिसाइड किया है कि 35 से 40 मिनट की रेंज में अपन क्या करेंगे, इन वीडियोस को रखेंगे ताकि कोई ज़्यादा देखने में और सुनने समझने में ज़्यादा हेक्टिक सा नहीं लगे। होपफुली आपकी चीज़ें समझ में आ रही होगी। फिर भी आपके द्वारा अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी चीज़ फेस की जा रही है तो आप उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि उसका क्या किया जा सके, एक सही वे में सुधार किया जा सके। और भी कोई भी आपका सुझाव हो इसके रिगार्डिंग कि हाँ नहीं इस सीरीज़ में ये चीज़ और ऐड की जाए और तो उसमें क्या कर सकते हैं, अपन आगे सुधार कर सकते हैं। तो होपफुली आपने एंजॉय किया होगा और थैंक यू वेरी मच। बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि जो भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होती है, मांग का नियम क्या होता है और जो आपूर्ति का नियम है वो क्या होता है। अभी तो स्टार्ट का, अगर मैं मांग का नियम स्टार्ट करता हूँ तो वो थोड़ा सा वीडियो फिर लंबा चला जाएगा। तो मांग का नियम, आपूर्ति का नियम और मांग की लोच, इन तीनों टॉपिक को अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।